क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय दिस। तो ये जो रिलेशन आर है इसके एलिमेंट एक्स कॉमा वाई है, और ये एक्स और वाई जो है ये तब होंगे जब सेम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। और सेट ए किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी। मतलब एक्स और वाई बुक्स है, लाइब्रेरी में जो अवेलेबल बुक्स है वो एक्स और वाई है। और एक्स कॉमा वाई तब एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में जब दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे तब। समझ में आई ये चीज? मान लो लाइब्रेरी में एनसीईआरटी की 11th की बुक है, ठीक है, दो बुक्स है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? होंगे। 10th की दो बुक्स है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? होंगे। तो अब इस कंडीशन को सोच के बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? क्योंकि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन r से बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। क्लियर ये चीज? क्यों करेगा? तो यहां एक शॉर्ट में रीजन लिख लो, x एंड x will have same number of pages, will have same number of pages। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। तो अगर मान लो x कॉमा वाई रिलेशन का एलिमेंट है या रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब x और y के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो क्या y कॉमा एक्स भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा? करेगा। क्लियर? तो इसमें ये इस कारण ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीपल चॉइस में आएंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा स्टेटमेंट वगैरह लिखवा नहीं रहा हूं, बोरिंग हो जाएगा। समझ गए ना? अगर पूछ दिया जाए सब्जेक्टिव में तो आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव होगा या नहीं खुद ही सोच के बता दो। ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर x और y में सेम पेजेस हैं, y और z में सेम पेजेस हैं, तो x और z में भी सेम पेजेस होंगे। क्लियर ये चीज? तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आयुष अगर कुछ छूट जाता है ना तो मैं अब सारी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मिल गया ना? वो जो रिकॉर्डिंग का यूट्यूब में अपलोड करा उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहीं पर से पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइंड है और ये सेट ए है, तो सबसे पहले सेट ए लिख लो अपनी नोटबुक में। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, गिवन बाय, ये रिलेशन आर की डेफिनेशन दी हुई है, ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो रिलेशन आर की डेफिनेशन लिख लो, आर इज इक्वल्स टू set of a comma b such that mod a minus b is even। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है, चेक नहीं एक्चुअली शो करना है ये इक्विवेलेंस है, तो शो करना है तो मजे हो गए, पता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा ही। अब कैसे होगा रिफ्लेक्सिव ये हमको लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे देखो, a कॉमा a, या ऐसा लिखते मॉड a माइनस a इज इक्वल्स टू मॉड 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a। ये वाली चीज सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है, क्योंकि 1 माइनस 1 भी 0 होगा, 2 माइनस 2 भी 0 होगा, 3 माइनस 3 भी 0 होगा, सारे इवन नंबर होंगे। ठीक है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए R कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। .
अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक होगा या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर मान लो ये लेते हैं कि लेट 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये एक नंबर लेके नहीं लेके जनरलाइज लेते हैं। जनरलाइज लेने का मतलब ये 1 3 1 5 न लेके मैं ले रहा हूं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हम ये मान रहे हैं कि a कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है। ये रिलेशन का एलिमेंट तब होगा जब इनका डिफरेंस इवन नंबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे इंप्लाइज मॉड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2n। अब ये 2n का क्या मतलब है, n कोई भी नंबर है, सामने 2 लग गया मतलब वो इवन नंबर हो गया। समझ गए ये चीज। और अगर a माइनस बी 2n है तो मतलब अगर मैं मान लो इस मॉड के अंदर माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा बताओ। ये a माइनस बी है, अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए, ऐसा ही होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n। अब मॉडुलस के कारण ये माइनस जो है वो क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा मॉड b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n। समझ में आया, मतलब b माइनस ए का मॉडुलस भी इवन नंबर है। इसका मतलब b कॉमा ए जो है वो भी रिलेशन r से बिलोंग करेगा। समझ में आया। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, b कॉमा ए भी रिलेशन का एलिमेंट है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ए बी भी है बी ए भी है, तो क्या होगा सिमेट्रिक। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। खुशबू समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, वो जो तरीका है हम वो तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको बहुत सारे एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। तो जब हमको कोई चीज प्रूफ करनी है, सही प्रूफ करनी है, तो हमको ऐसा जनरल ए बी लेके करना पड़ेगा। लेकिन प्रूफ करना है कि वो नहीं है, वो गलत है, गलत है तो एक एग्जाम्पल देके करना सही तरीका है। तो इसके लिए मैं क्या तरीका अपना रहा हूं समझो। मैं ऐसे ही मानूंगा कि ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब मॉड ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा इवन नंबर, मतलब क्या लिखूंगा 2n। अब अगर मैं मान लो मैं मॉड हटाता हूं, तो मॉड हटाने पे क्या होता है पता है, प्लस माइनस लगता है। तो यहां पर लग जाएगा प्लस माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n। समझ में आया ये चीज। अब मैंने ये माना कि a कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, आगे अब ये भी मानूंगा कि b कॉमा सी भी रिलेशन का एलिमेंट है, क्योंकि याद है ना ट्रांजिटिव के लिए हम ये दो चीजें अज्यूम करते कि a भी है b c है। अगर b c भी रिलेशन का एलिमेंट है तो b माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m। नया नंबर ले लेता हूं 2m, m कोई भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। यहां से भी मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस b माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m। समझ गए। अब अगर मान लो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मान लो ये दोनों नंबर मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 2n, और ये क्या हो गया b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2m। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने से क्या होगा, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा a माइनस सी, और राइट साइड में क्या होगा 2n प्लस 2m, ऐसा ही होगा। अब यहां से देखो 2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर n प्लस m बच जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस सी जो है उसका भी डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। और उसका भी डिफरेंस अगर इवन नंबर आ रहा है मतलब a कॉमा सी भी जो है वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। समझ में। तो ए बी है बी सी है, तो इस सिचुएशन में ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे एक ऐसा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर ये चीज। तो ये प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार, क्योंकि आपको जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप देखोगे ये 5 नंबर के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ रहे हो, और वो 5 नंबर तब मिलेंगे जब आप ऐसे वे ऑफ राइटिंग यूज करोगे। आप देख लेना 2023 का क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तो वो चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, एग्जाम्पल लेके, जैसे ना रिफ्लेक्सिव नहीं है ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव है ये बताने के लिए हमको हर एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। तो वो तो इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं,
लेकिन अगर मान लो ये सेट जो है Z होता, मतलब सारे इंटीजर होते, तो हम हर एलिमेंट तो लिखना सही नहीं होता ना, तो उसलिए बेटर है कि ये तरीका अपनाएं। फिर भी अगर नहीं बना तो वो तरीका ले लेना, आप यूज कर लेना। ये जिनका बन जाएगा ना, इस क्वेश्चन को आगे भी पढ़ना, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट नहीं किया इसका सॉल्यूशन। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तक प्रूफ किया है, फिर आगे क्या करना है वो भी पढ़ना। हो गया ये? ओके। अब देखो, जनरली ऐसा कुछ ना कुछ एडिशनल चीज पूछेगा अगर इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है तो। जैसे यहां पर क्या पूछा है क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे। यहां पर बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि शो करना है दैट ऑल एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए या शो करने के लिए हमें इस रिलेशन को लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एक एक करके लिखते हैं। पहला तो a माइनस बी जो है वो इवन होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले 1 को लेता हूं तो 1 के साथ किसका पेयर बनेगा? 1,1 का बनेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 जो कि क्या होता है इवन। फिर 1 का अगला पेयर किसके साथ बनेगा? 2 के साथ नहीं बनेगा, किसके साथ बनेगा? 3 का। तो 1,3 उसका एलिमेंट आएगा। अगला एलिमेंट क्या आएगा? 1 5 आएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर उसके बाद अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं तो 2 का पेयर किसके साथ बनेगा? 2 2, सबसे पहले 2 2 आएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा? 2,4। फिर नेक्स्ट अगर 3 से स्टार्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3,3। फिर कौन सा आ जाएगा? 3,5 और 3,1 भी आएगा ना, सॉरी 3,1 मिस कर गया, ये भी आएगा। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद 4 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 एंड 4 4। फिर नेक्स्ट इसके बाद किसके लिए करेंगे? 5 के लिए। तो क्या क्या आ जाएगा? 5 1 5 3 एंड 5 5। ठीक है। सो इस रोस्टर फॉर्म से एक चीज क्लियर है कि 1 3 5 ये एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है एंड 2 और 4 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। कंक्लूजन रिमार्क में अगर आप एक और स्टेटमेंट लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, वो ये कि कोई भी दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन होता है और कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस भी इवन होता है। क्लियर? तो इसलिए इवन इवन आपस में रिलेटेड होंगे या फिर ऑड ऑड आपस में रिलेटेड होंगे। क्लियर? तो उसको नोट डाउन करके वो स्टेटमेंट आप लिख देना। तो हटा दूं, हो गया तो, या कुछ नोट करना है तो देख लो। स्टेटमेंट यहां मैं लिख लेता हूं, बाद में आप नोट कर लेना। डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन एंड डिफरेंस ऑफ टू odd numbers are also even. Therefore, each element of 1 3 5 are related to each other and 2 5 2 4 are related to each other. ये फाइनल उसका। लेट सेट ये इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा? हाँ, अच्छा ओ, वो ओ है क्या? बट दे आर नॉट रिलेटेड टू सेट ओ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, करेक्ट है ये भी। ओके, इसको हटा दो फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, चलो प्रॉपरली इसको लिखो और अपने आंसर खुद से करो। मैं आपकी नोटबुक में चेक करूंगा कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। पहले तो
पहले तो क्या क्या चीजें आपको सॉल्यूशन करनी चाहिए आपकी नोटबुक में, यहां पर मैं बता दूं। सबसे पहले ये लिखना चाहिए सॉल्यूशन में गिवन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर जो है वो ऑन सेट ए है। फिर उसके बाद लिखोगे सेट ए जो है उसके एलिमेंट क्या है। तो अभी यहाँ सेट ए जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आप लेकिन गिवन लिखते समय उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो सेट ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे, 0, अगला एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ इंटीजर्स है, और 12 तक जाएगा। तो ये लिख दो 0 1 2 3 डैश 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 अप टू 12। क्लियर। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में यहां इसका रिलेशन डिफाइंड है। तो R इज अ सेट ऑफ ऑल A कॉमा B सच दैट मॉड A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये फाइनाइट सेट है ना, जैसे यहां पर फाइनाइट सेट है और आप इजीली उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। जैसे यहां पर इजीली कर सकते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। रोस्टर फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करने जाता हूं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करने जाता हूं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0,0। नहीं, पहले 0 को ही पहले लेके करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो फिर अगला कौन सा लेंगे 0,4, अगला कौन सा लेंगे 0,8, नेक्स्ट कौन सा लेंगे 0,12, ये लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 1, 1,1, फिर क्या आएगा 1,5, डिफरेंस 4 आएगा, 4 का मल्टीपल तभी होगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 1,9, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 1,13, नहीं होगा क्योंकि 13 इसका एलिमेंट नहीं है, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 2,2, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 2,6, नेक्स्ट 2,10, डिफरेंस 8 आएगा। क्लियर। और आएगा क्या कुछ, और कुछ नहीं आएगा। अगला बताओ क्या होगा 3,3, ये आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 3,7, डिफरेंस 4 होगा ना। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 3,11, समझ रहे हो। फिर उसके बाद बताओ 4,4, 4,8, 4,12, लाइक दैट। क्लियर। तो ये बना लोगे पूरा। चलो कंप्लीट करो इसको रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद फिर चेक करना। हम्म, 4 5 लिख दिया क्या। 4,4, 4,8, 4,12, 5 के साथ क्या आ रहा है 5,5, 5,9, बस इतना ही दो आ रहा होगा। 6 के साथ क्या आ रहा है 6,6 एंड 6,10। नेक्स्ट 7, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर कुछ चीज मिस कर दे रहे हैं हम। क्या मिस कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ये 4,4,4,0 भी आएगा ना, यहाँ पर 4,0 भी आएगा ना, उसका भी डिफरेंस जो होता है वो 4 होता है, उसका मॉड भी 4 होता है। वैसे यहाँ पर 5,5,5,9 और एक क्या आ जाएगा 5,1 भी आएगा। समझ रहे हो ये चीज। यहाँ 6,6, 6,10 और क्या आ जाएगा
6 2, ये भी आएगा। समझ गए? नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 7 के साथ 7 7 7 3, और क्या आ जाएगा? 7 11, ये भी आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 8। ऐसा बहुत सारा आएगा एक्चुअली, उस सबको लिखने में तो टाइम लग जाएगा। 7,1 नहीं आएगा, मैंने कहा लिखा 7,1, 7,11 लिखा है। तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, वो लिखना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब हमको इस क्वेश्चन में हमको शो करना है कि इक्विवेलेंस है, तो जब भी शो करना होता है तो हम जनरल लिख के बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे उसको जनरलाइज करके बनाएंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आपको कुछ एग्जांपल से ही समझ में आ गया सभी रिफ्लेक्सिव है। तो आप उसको लिखेंगे कैसे? मॉड ए माइनस ए is equals to mod 0 that is equals to 0 is multiple of 4, multiple of 4, ये 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल होगा, इट मींस फॉर ऑल स्मॉल a belongs to set A, for all small a belongs to set A comma A belongs to R, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। इसलिए रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। समझ गए? लिख लो इसको। सिमेट्रिक वैसा ही होगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सिमेट्रिक प्रूफ किया था। सिमेट्रिक कर लिया प्रूफ? चेक करो एक बार, ऐसा लिखा कि नहीं? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies mod a minus b is equal to 4n, 4 का मल्टीपल है इसलिए 4n, और a माइनस बी का मॉड 4n है, मतलब मॉड b माइनस ए इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा? 4n, जैसा हमने पिछली बार किया था माइनस कॉमन निकाल के। और b माइनस ए भी अगर 4 का मल्टीपल है, मतलब b कॉमा ए भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन r से। क्लियर? तो इसलिए क्या प्रूफ हो गया? सिमेट्रिक। देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए भी वही अप्रोच होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मानोगे तो मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4m। ठीक है, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी मानोगे, मतलब मॉड b माइनस सी इज इक्वल टू क्या ले लोगे? 4n। m और n अपने हिसाब से बदल लेना, मैंने कुछ और ले लिया हो तो। ये 4n, ये 4m। फिर ये प्लस माइनस दो टर्म लेते हैं, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4n, ये हो जाएगा प्लस माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू 4m। अब कोई भी एक ले लो, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव लोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4n और b माइनस सी इज इक्वल टू 4m, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करो। 1 प्लस 2 करोगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, और ये बचेगा a माइनस सी इज इक्वल टू 4n प्लस 4m। फिर उसके बाद 4 कॉमन निकाल लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, चेक करो क्या आ रहा है आंसर।
मेरे ख्याल से सेकेंड पार्ट तो कर लोगे, होमवर्क के लिए छोड़ दूं क्या उसको मैं? ये वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में मैंने आते साथ दिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, x इज इक्वल टू वाई वाला, और पूछा था ये कौन से टाइप का रिलेशन होगा, याद आया? तो उसको कर लोगे, हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आपको एग्जांपल्स देने हैं खुद से ऐसे कुछ रिलेशन के जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो, ठीक है? तो ऐसे कुछ एग्जांपल देने हैं, तो आप मन से कोई भी एक सेट बना लो। जैसे मान लो मैं एक सेट बना ले रहा हूं ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं ऑन सेट ए, और रिलेशन आर के एलिमेंट कुछ ऐसे ले रहा हूं, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो मैं 1 1 2 2 3 3 नहीं लेता, ठीक है, कुछ भी नहीं लेता। सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए मैं क्या लेता हूं, 1 2 और 2 1, ठीक है, और ले लेता हूं, हाँ 1 2 और 2 1, बस इतना ही लेता हूं। तो देखो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे आपको मन से कुछ एग्जांपल देने, ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल है। सेकंड वाले के लिए सोच के बताओ, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 1 2 2 3 1 3, चेक करो। मैं सिर्फ 3 तक क्यों जा रहा हूं, क्योंकि सेट है मैंने 3 तक लिया इसलिए। तो 1 2 है, 2 3 है, तो 2 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा, 1 3 बच जाएगा, वो है यहां पर। समझ गए ना? ये सेकंड वाले का एग्जांपल हो गया। थर्ड वाला बोल रहे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए मतलब 1 1 आना चाहिए, 1 2 2 2 आना चाहिए, और 3 3 आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बोल रहा है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर अभी मैं ये कंडीशन लेता हूं तो ये तीनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा सब। तो क्या डालू मैं, 1 2 और 2 1 डालूंगा तब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो मैं ये लेता हूं 1 2, है ना, और अगर मान लो मैं लेता हूं 2 1, और 1 2 2 1 और 2 3 और 3 1, अगर ये लेता हूं, नहीं 3 2 लेता हूं, मान लो ये लेता हूं, ठीक है, मान लो ये एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव है पहली लाइन से क्लियर, सिमेट्रिक है दूसरी और तीसरी लाइन से भी क्लियर हो रहा है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1 2 है 2 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। है क्या यहां पर, नहीं है। समझ गए ना ये चीज? ऐश्वर्या आया समझ में? लेकिन ट्रांजिटिविटी हर कंडीशन के लिए अप्लाई होनी चाहिए, एक बार हो रहा है ऐसा नहीं, हर बार होना चाहिए। समझ गए? तो इसलिए कुछ के लिए तो है लेकिन सभी के लिए होना चाहिए वो चीज। हाँ अगर मैं यहां पर लिख के छोड़ देता ना तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी हो जाता। क्यों ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला अगला कुछ नहीं है। समझ गए वो चीज? ये कौन सा थर्ड वाला एग्जांपल, फोर्थ वाला बताओ क्या होगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 1 2 1 1 2 2 और 3 3, ये तो रहेगा ही। अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होना चाहिए तो क्या ले नंबर,
एक काम करता हूं, मैं लेता हूं 1 2 2 3 और 1 3, हो जाएगा ट्रांजिटिव। देखो 1 2 आ गया तो 2 2 हटेगा तो क्या बचा 1 3, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये? 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, समझ गए ना? तो ये हो गया फोर्थ वाले के लिए एग्जांपल। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला, किसमें? यस करेक्ट। थर्ड वाले के आंसर में अगर मैं ये पूरी लाइन हटा दूं, मान लो थर्ड वाले के आंसर में ये पूरी लाइन हटा दूं, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा और क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी होगा। होगा ना कि नहीं होगा? चेक करके देखते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 नहीं लेना है। सिमेट्रिक होना चाहिए तो एक काम करता हूं, मैं 2 1 ले लेता हूं और 1 2 ले लेता हूं, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, वो भी ले लेता हूं 2 2। क्या फर्क पड़ता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अभी भी, क्योंकि 1 1 और 3 3 यहां पर नहीं है। तो ये 5 एग्जांपल्स हो गए उसके करेक्ट आंसर, समझ गए ना? अब एक बार आज होमवर्क रहेगा कि इसको खुद से सोच के अपना आंसर लिखना, तब पता चलेगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम जाएगी। वो सोचना भी मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, वो तो मैं बता दिया तो समझ में आया, लेकिन खुद सोच पाओगे कि नहीं वो देख लेना। हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो क्या लिखा है। Show that the relation R in set A of points in the plane given by this. तो रिलेशन R जो है वो इन सेट A है, वो सेट A पे अप्लाई हो रहा है। और सेट A किसका सेट है, पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ये बोर्ड को अगर पूरा मैं प्लेन मानता हूं, तो इस बोर्ड में जितने भी पॉइंट है वो सेट A के एलिमेंट है। समझ गए ये चीज? अब क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, और मान लेते हैं ओरिजिन यहां पर आ रहा है और ये पूरा प्लेन है। अब मान लो अगर कोई पॉइंट पी यहां पर है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और दूसरा पॉइंट क्यू अगर यहां पर है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर सेम है, तो P कॉमा Q उस रिलेशन के एलिमेंट होंगे। ऐसा इसका स्टेटमेंट है, समझ गए? तो अब इस कंडीशन को समझे हो तो ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है बताओ, A कॉमा A बिलोंग्स टू R। तो ये पॉइंट P है, तो P कॉमा P बिलोंग्स टू R होगा क्या? P कॉमा P बिलोंग्स टू R होगा या नहीं? तो वो स्टेटमेंट पढ़ के बताओ। P का ओरिजिन से डिस्टेंस और P का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या ये सेम होगा? इतना क्या डाउट हो गया, होगा कि नहीं? ये पॉइंट P है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। और रिलेशन में तब होंगे जब वो जो पॉइंट है उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो, सेम। नहीं आया क्या समझ में? जैसे वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ऐश्वर्या को बोलो, नहीं है ना समझ में? आ गया समझ में? वो सेम लोकेलिटी वाला जो क्वेश्चन अप्लाई था मेरे ऊपर, वैसा ही इस पे भी अप्लाई। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, समझ गए? अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं सोच के बताओ। अगर P कॉमा Q रिलेशन R से बिलोंग करता है, मतलब P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, तो क्या Q कॉमा P भी रिलेशन R से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? तो वही मतलब हुआ ना, P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है या Q और P का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, सेंटेंस सेम, ऑर्डर बदल गया बस। तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं बताओ? ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, Q और R का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो P और R का भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। समझ गए ये चीज? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो यहाँ पर आपको वो चीज प्रूफ करनी, शो करनी है। तो अब कैसे शो करोगे? शो करने के लिए आप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कैसे स्टेटमेंट लिखोगे? देखो, सबसे पहले अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले प्रूफ करना है, तो आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। आई डबल एफ का मतलब पता है ना सबको, क्या होता है? करेक्ट, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की। कोई भी रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी। अब हम ये लिखेंगे ओपी इज इक्वल्स टू ओपी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू, ओपी का मतलब है ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस। ओपी इज इक्वल टू ओपी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर P कॉमा P बिलोंग्स टू R, इसलिए P कॉमा P रिलेशन R से बिलोंग करेगा। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए बताओ, तुम लोगों को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, समझ में भी आ गया है, लिखोगे कैसे? क्या लिखोगे बताओ? पहले ना, हमेशा पहले डेफिनेशन लिखना सिमेट्रिक की। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R। बाकी अगर नीचे लिखने का तरीका गलत भी हो ना, तो कम से कम इवैल्यूएटर ये चीज देख के तो तुमको काफी कुछ मार्क्स दे देगा, कम कट करेगा। ठीक है, तो ये सिमेट्री की कंडीशन है। अब हमको इसको प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। हमने माना कि P कॉमा Q रिलेशन R से बिलोंग करता है, और अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो OP और OQ का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। और OP और OQ का डिस्टेंस बराबर है, मतलब OQ और OP का डिस्टेंस भी बराबर है। और अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब Q कॉमा P भी रिलेशन R से बिलोंग करेगा। और अगर ये रिलेशन R से बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो इसलिए R मतलब रिलेशन है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होगी R इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ P कॉमा Q, ये फॉर ऑल भी लिख दो, फॉर ऑल P कॉमा Q, नहीं P कॉमा Q नहीं, A भी लिख दो, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R implies A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो OP इज इक्वल्स टू OQ एंड OQ इज इक्वल्स टू OR। ठीक है, और इसको लिख लेना इक्वेशन 1 और इसको लिख लेना इक्वेशन 2। अब लिखोगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OR। और OP इज इक्वल टू OR मतलब P कॉमा R बिलोंग्स टू कैपिटल R, रिलेशन है ना। हेंस R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज ट्रांजिटिव। जब तुम लोग क्लास 10th में थे तो याद होगा रियल नंबर चैप्टर में को इरैशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता था, जो आता ही था हर साल, और बस ये वैसे ही है, उसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, इसमें भी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इस ये भी उसी टाइप का, मतलब मान के चलो बोनस क्वेश्चन टाइप का, ये आता ही है और इसमें ये सब थ्योरेटिकल चीजें लिखनी होती है। हाँ, अब क्या लिखा है? फर्दर शो दैट
set of all points related to a point P is the circle passing through the point P with origin as center. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये कंडीशन या ये जो रिलेशन बन रहा है, इससे आपको रिलेशन आर में पी कॉमा क्यू बहुत सारे पॉइंट का सेट मिल रहा है, और ये सारे जो पॉइंट का जो सेट मिल रहा है, ये सारे पॉइंट का सेट मिला के एक सर्कल बनाएगा, ये आपको बताना है. तो ये कैसे बनाएगा? ये कैसे बनेगा? देखो, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. तो अगर आप P उन पॉइंट्स को ले रहे हो जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, तो जब आप उन सारे पॉइंट को मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो लोकस क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा. समझ गए ना? जो पॉइंट्स की ट्रेजेक्टरी होती है, जो पाथ वो बनाता है, उसे लोकस बोलते हैं. तो ये लोकस बनेगा एक सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओरिजिन. अब इसको आप शो कैसे करोगे? आप लिखोगे सर्कल की डेफिनेशन. एज वी नो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, as we know that the set of all points equidistant from a fixed point, equidistant from a fixed point forms a circle, forms a circle. ठीक है, full stop. In this relation, the fixed point is origin, ब्रैकेट में लिखना 0,0, and the set of points is denoted by P, is represented by P, और वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसको यहां पर P से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये उसका कंक्लूजन रिमार्क होगा जो सेकंड पार्ट उसने पूछा है. ठीक है, हटा दो फिर इसको. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो. शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए. तो सेट ए किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. क्लियर ये वाली लाइन? और रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है? ये रिलेशन आर की डेफिनेशन है. तो ये दो चीज लिख लो. सेट ए किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. तो यहां पर सेट ए आ जाएगा, और ये लिख लेना सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. ये सारे ट्राइंगल्स का सेट है. फिर रिलेशन आर को लिख लेना. रिलेशन आर के एलिमेंट यहां पर क्या आ जाएंगे? T1, T2, सच दैट यहां पर देखो क्या आ जाएगा? T1 इज सिमिलर. सिमिलर का सिंबल पता है ना? सिमिलर टू T2. क्लियर ये चीज? तो अब वो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. क्लियर? तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं. तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लेना, जो मैं पिछली बार बताया था, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं दोबारा. ठीक है, अब ये देखेंगे कि T1, T1 बिलोंग्स टू R होगा या नहीं. तो वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब ऑब्वियसली वो क्या होगा? सिमिलर भी होगा, और सिमिलर होगा मतलब वो रिलेशन का एलिमेंट होगा. समझ गए ये चीज? तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव के लिए. अब सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे? सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे? अगर ट्राइंगल T1 सिमिलर है ट्राइंगल T2 के, है ना, तो T2 भी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? T1 के. मतलब अगर T1, T2 रिलेशन का एलिमेंट है, तो T2, T1 भी रिलेशन का एलिमेंट होगा. समझ गए ना ये चीज? तो सिमेट्रिक भी हो गया. ट्रांजिटिव होगा ना? T1, T2 सिमिलर है, T2, T3 सिमिलर है, तो T1 और T3 भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर. लिख लोगे इसको?
तो इसको मैं फिर छोड़ दे रहा हूं ना, आगे इसको कंप्लीट करना। ये कंप्लीट करके रखना, मैं नोटबुक चेक करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अच्छे से नोट्स बना के रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पूरा प्रॉपरली बना के रखना, क्योंकि आखिरी में वही काम आता है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये तो सब भूल जाओगे एक हफ्ते बाद, ठीक है। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो स्टेटमेंट। कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1, जिसकी साइड है T2, इसकी साइड है T3, इसकी साइड ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो 3 ट्राइंगल है, पहली ट्राइंगल की साइड ये, दूसरी ट्राइंगल की साइड ये, तीसरी ट्राइंगल की साइड ये। अब T1, T2, T3 कौन से दो आपस में रिलेटेड है? तो वही दो रिलेटेड होंगे जो सिमिलर होंगे, और सिमिलैरिटी के अलग अलग रूल है, जिसमें ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, जिसमें साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो चेक करो, इसमें रेशियो कितना आ रहा है 3/5, यहां रेशियो कितना आ रहा है 4/12। तो T1 और T2 तो सिमिलर नहीं है। T1 और T3 को चेक करो, रेशियो कितना आएगा 3/6, अगला क्या आ रहा है 4/8, अगला क्या आ रहा है 5/10। तो तीनों का रेशियो सेम है, 1/2, 1/2, 1/2। मतलब ये तीनों रिलेशन क्या हो जाए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो आप आंसर लिखोगे T1 इज रिलेटेड टू T3। क्लियर? T1 इज रिलेटेड टू T3। हटा दूं फिर मैं इसको, कंप्लीट कर लेना लेकिन अच्छे से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो ये क्वेश्चन और आंसर करना, और अच्छे से पढ़ के रखो। मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा, वो आंसर करेगा। पढ़ लिया सबने? हम्म तो इसमें लिखा है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स का सेट है, ठीक है। P1, P2 और P1, P2 ये दोनों रिलेटेड होंगे जब दोनों में सेम साइड्स होगी। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, तो कैसे इक्विवेलेंस होगा? P1 कॉमा P1 क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई मैं P1 एक रेक्टेंगल को ले रहा हूं, तो P2 भी कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, सेम साइड होगी। P1 P1 सेम एलिमेंट होगा। सिमिलरली सिमेट्रिक भी हो जाएगा, समझ गए ना। P1 P2 में सेम है तो P2 P1 में भी सेम साइड्स होगी, और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्लियर ये? हाँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखा, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स T विद साइड 3, 4, 5। मतलब आपको एक इसने क्या दे दिया, एक ट्राइंगल T दे दिया, और ट्राइंगल T की जो साइड्स है वो है 3, 4, 5। ये उसकी साइड्स है ना। 3, 4, 5 ये उसकी साइड है। आपको एक ऐसा दूसरा एलिमेंट बताना है जो ट्राइंगल T से रिलेटेड हो, जिसकी साइड ये है। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो कोई भी दो एलिमेंट में रिलेशन कब बनेगा? रिलेशन कब बनेगा? जब दोनों की साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम हो। क्लियर? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड मतलब ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल हमेशा आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3। हर क्वाड्रिलेटरल आपस में रिलेटेड होगा। तो वैसे ही अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4, 5 है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उससे रिलेटेड होगा? हर वो एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा जिसमें 3 साइड्स होगी। तो आपका आंसर होगा इसमें, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन टू दिस ट्राइंगल। समझ में आ रहा है ये चीज? वैसे कंफ्यूज करने के लिए बोला है। वो साइड वाइड सब दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। रिलेशन तभी होगा जब दूसरा वाला भी क्या होगा, ट्राइंगल, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्राइंगल, उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने ये लाइन को अंडरलाइन किया। तभी रिलेटेड होगा जब नंबर ऑफ साइड सेम होगी। पिछले बार रिलेशन था कि क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो आपका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन दैट प्लेन। ये कंप्लीट कर लेना, फिर मैं हटा दूं इसको। हाँ ऐश्वर्या, देखो आंसर में क्या लिखा है उसका।
सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये भी लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो। L be the set of all lines in xy plane, R be the relation in L defined as। तो दो लाइंस के बीच में रिलेशन तब डिफाइंड होगा जब वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपको शो करना है कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, कर लोगे, क्योंकि L1 एक लाइन है और दूसरी लाइन भी L1 है, तो ये दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है मतलब क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। L1 एक लाइन है, दूसरी लाइन L2 है। अगर ये दोनों पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2 है, तो L2 पैरेलल टू क्या होना चाहिए, L1 होना चाहिए, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। और अगर L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 और L3 भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। आपको वो सारी लाइन का सेट बताना है जो इस लाइन से रिलेटेड हो। थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। कोई दो लाइन कब पैरेलल होती थी 11th में जब हम पढ़ते थे तब? 10th में पढ़ते थे तो वो रेशियो से चेक करते थे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर हाँ, या तो इक्वल होना चाहिए या तो लास्ट वाला अनइक्वल। लेकिन 11th में हम कैसे पता करते थे कोई दो लाइन पैरेलल है? कुछ बोल रहे हैं सुमांशु, किसी को याद है? स्लोप याद आया? अगर कोई दो लाइन के स्लोप बराबर है मतलब वो दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल। या उसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर कोई दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो दो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और इसका स्लोप कैसे पता चलता है? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मेट याद है? तो यहां m की वैल्यू क्या है, 2, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, 2। आप कोई भी एक नया लाइन बना दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। ये जितनी भी लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल। समझ गए ना क्यों पैरेलल है? क्योंकि सबके स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट वाला पॉइंट अलग अलग है, दैट्स इट। तो ये सारी लाइन जो है वो गिवन लाइन से रिलेटेड है। क्लियर कंसेप्ट? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, रिलेशन आर दिया हुआ है और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, रिफ्लेक्सिव है। तो जहां नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन है उसको काट दो। नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन कौन सा है, सी, वो हटा दो। फिर चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, जो नहीं है। तो जहां सिमेट्रिक बोल रहा है वो ऑप्शन काट दो, तो ऑप्शन डी कट जाएगा, ऑप्शन ए भी कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी बच गया, तो वही करेक्ट होगा। फिर भी चेक करना है तो ट्रांजिटिविटी चेक कर लो इसका। आ रहा है ट्रांजिटिव, आएगा ना? देखो 1 3 है, 3 2 है, तो क्या होना चाहिए, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो जब भी एलिमिनेट आपके ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अभी तो 20 आते थे, बोल रहे हैं कि और बढ़ जाएगा, शायद अगले बार 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें एलिमिनेशन अप्रोच अपनाना। एलिमिनेशन अप्रोच जैसे मैंने क्या अपनाया, मैंने देखा एक एक ऑप्शन को कट करते गया, तो मुझे बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी हो गया सॉल्व। क्लियर ये चीज? तो ये तरीका सबसे सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। रिलेशन आर जो है वो सेट एन पे है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन टू एन या सेट एन। अब यहां पर लिखा है a इज इक्वल्स टू बी माइनस टू। अब आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो देखो मैं एक तरीका बताता हूं, देखो क्या है। आप जैसे ये देख रहे हो b माइनस टू, यहां पर पता है b क्या है, b है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। आ रहा है?
या ये समझ लो a की जगह पे 2 डाल दो और b की जगह पे 4 डाल दो, तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ है। तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में चेक करो, 3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी डाल के देखो, c इज इक्वल टू 8 माइनस 2, क्या ये सही है? ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 और 6 सेम आ रहा है। ये तो नहीं होगा, समझ गए? तो ए और सी इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि बी, ऑप्शन ए क्यों करेक्ट होगा भाई? ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और बी 6 से बड़ा कहां पर है? यहाँ पर। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ये चीज? तो क्लियर, हटा दो फिर मैं। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क बस इतना ही है, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो आप उसको अच्छे से सॉल्व करके लाना। अगली क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं एक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा जो फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है जैसे एग्जाम में आएगा। फिर हम नया टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे।